ये कहानी एक चूहेदान विक्रेता की है जिसका अपना ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार। ये दिन भर घूम घूम कर अपने ही द्वारा बनाया गया चूहेदान को बेचा करता था। वो सामान जो इसे चूहेदान बनाने को चाहिए होता था ये या तो किसी फर्म से जाकर मांग लेता था या फिर किसी दुकान में मांग लेता था और अपने ही हाथों से चूहेदान को बनाया करता था। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपने पेट के लिए भोजन का जुगाड़ कर पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल होती थी। इसलिए जिंदा रहने के लिए ये और दो चीजों का सहारा लेता था। एक, या तो वो चोरी कर लेता था, दूसरी वो भीख मांग लेता था। फिर भी भूख इसकी आंखों में झलकती थी क्योंकि इसकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी और इसके गाल दांतों से चिपक गई थी। यह इंसान बहुत ही भूखा था और अपने उबावन जिंदगी को जी रहा था। इसके कपड़े बहुत जगहों पर फटी हुई थी। ये चूहेदान विक्रेता अपने चूहेदान को अपने गले में टांग कर गलियों में घूम कर बेचा करता था और जब रात होती तो किसी दूसरे के घर में जाकर वो शेल्टर मांगा करता था, लेकिन लोग इसे धक्के मार के बाहर निकाल देते थे और इसी कारण से वो हमेशा लोगों के बारे में बुरा सोचता था। एक दिन रास्ते पर वो अपने ही मग्न में खोए हुए उन लोगों के बारे में सोचते हुए जाता है जो लोग उसके साथ बुरा किए हुए थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचने लगता है ये दुनिया जो हमें ऐशो आराम की जिंदगी देती है, ये आलीशान बंगले, धन दौलत, ये बड़ी बड़ी इमारतें और दुनिया की सुंदर सुंदर चीजें जो हमारे मन में लालच उत्पन्न करती है और हम इसे जो पाना चाहते हैं ये कुछ भी नहीं बल्कि एक चारे की भांति है। जैसे कि चूहेदान में हम चारा डालते हैं चूहे को फंसाने के लिए, तो हम इंसानों को फंसाने के लिए ये तमाम चीजें एक चारा ही तो है। जब मनुष्य इसके लालच में आता है और जब इसे वो पाना चाहता है तो अपने आप को भी एक बड़े से चूहेदान में फंसा लेता है और वहां पे उसकी अंत भी हो जाती है। मतलब ये दुनिया भी बहुत बड़ा चूहेदान है और इस चूहेदान में वो लोग भी फंसेंगे जो लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार किए हैं, जिन्हें अपनी संपत्ति और धन दौलत की घमंड है। ये सोचकर चूहेदान विक्रेता काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है जो भी उसके साथ बुरा किया है उन लोगों के साथ भी बुरा ही होगा। जब रोड में चलते चलते अंधेरा हो जाती है तो उसे रोड के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देता है। वो झोपड़ी के पास चला जाता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी एक बुढ़ा सा व्यक्ति बाहर निकलता है। तब पैडलर उस बुढ़े से व्यक्ति से कहता है कि मैं आपके यहाँ पे ठहरना चाहता हूँ, रात हो गई है तो मैं बस रात बिताना चाहता हूँ आपकी झोपड़ी में। वह बुढ़ा व्यक्ति अकेले रहता था और अपने अकेलेपन से उब चुका था। जैसे वो पैडलर को देखता है तो खुश हो जाता है। वो सोचता है हमेशा तो अकेले ही रहते थे, चलो एक मिला, इससे गपशप करके मन बहला लेंगे, और वो इजाजत दे देता है रहने के लिए। फिर वो बुढ़ा व्यक्ति अपने अतिथि को यानी कि पैडलर को खिलाने के लिए दलिया बनाता है और एक हुक्के का व्यवस्था करता है। फिर उसे एक कार्ड मिलती है जिससे हम लोग मैजिलिस खेलते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने बारे में बातें करते हैं। वो बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं अपने समय में क्राफ्टर हुआ करता था और काफी मेहनत करता था, लेकिन अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खेतों में काम कर सकूं। इसलिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए मैंने एक गाय पाल रखी है और ये गाय बड़ा विचित्र है। मुझे इससे इतनी दूध मिल जाती है कि आसपास के जितने भी सारे होटल हैं, सारे होटल में मैं सप्लाई करता हूँ और इससे मेरी इतनी कमाई हो जाती है कि मैं महीने भर चला लेता हूँ। वो क्रॉफ्टर पूरे विश्वास के साथ अपनी सारी बातें उस पैडलर से शेयर कर रहा था, लेकिन जब वो अपनी अर्निंग के बारे में बताता है कि मैंने इस महीने में 30 क्रोनर कमा लिया है, तो पैडलर अपने चेहरे का इंप्रेशन ऐसा बनाता है मानो कि वो विश्वास ही नहीं कर रहा हो। फिर क्या, उसे विश्वास दिलाने के लिए वो बुढ़ा व्यक्ति उठता है और खिड़की के सामने टंगा हुआ अपने झोले को उठाता है और उससे अपनी कमाई यानी 30 क्रोनर को निकालता है और उस पैडलर को दिखा देता है।
देखो मैंने इतनी कमाई की है। फिर क्या, पैडलर की आंखों में उसका पैसा चुभ जाती है। फिर दोनों सो जाते हैं। जब सवेरा होता है तो दोनों एक साथ ही उठते हैं। क्रॉफ्टर दूध डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है और यह पैडलर अपने रास्ते निकल पड़ता है। लेकिन पैडलर कुछ दूर जाने के बाद अचानक से रुक जाता है। वह कुछ सोचने लगता है, फिर पीछे मुड़ जाता है और दोबारा क्रॉफ्टर का घर आ जाता है। लेकिन इस बार वो दरवाजे के सामने नहीं बल्कि खिड़की के सामने आकर रुक जाता है और कुछ सोचता है। फिर एक पत्थर उठाता है और कांच की खिड़की को मारता है। कांच की बनी हुई खिड़की टूट जाती है और वो छोले को अंदर से निकाल लेता है। फिर उसमें रखी 30 क्रोनर का नोट भी वो उठा लेता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है। फिर वो भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो सोचता है कि मैंने कितना स्मार्टली इस पैसे को चोरी कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। इतना पैसे से तो मैं पूरे महीने भर की भोजन का व्यवस्था कर लूंगा। वो अपनी चोरी पर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन तभी वो सोचने लगता है कि मैं जिस रास्ते से भाग रहा हूँ ना, ये रास्ता एक पब्लिक हाईवे है। कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉफ्टर आ जाए और क्रॉफ्टर इस चीज को देखकर वो चिल्लाने लगे कि मैं इसका पैसा चोरी करके भाग रहा हूँ। अगर वो ऐसा करेगा तो ये पब्लिक मुझे पीट देंगे। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं कोई ऐसे रास्ते से भागूं जहाँ कोई पब्लिक ही ना हो। तो ऐसा रास्ता जंगल की रास्ता ही सबसे सुरक्षित होगी, क्योंकि वहां मुझे कोई भी नहीं देखेगा। यही सोचकर वो जंगल की रास्ता से भागने लगता है। ये समय थी दोपहर की, जब वो जंगल में घुसा था। वो चलते जाता है, लेकिन उसे जंगल की कोई अंत दिखाई ही नहीं देता है। उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो सोचने लगता है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक ही जगह पे बहुत देर से घूम रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाऊंगा और कहीं भी नहीं घूमूंगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि देखता है कि रास्ता 2 डायरेक्शन में बट गई है। वह जिस डायरेक्शन से जाता था घूम फिर के एक ही जगह पे पहुंच जाता था। ये समय थी दिसंबर की और शाम हो चली थी। अंधेरा छाने लगा था। वह बड़े बड़े जंगल के पेड़ों से घिरा हुआ था। ये पेड़ उसके लिए सलाखे की भांति थी, जहां से उसे निकल पाना बिल्कुल ही असंभव था। वह अपने आप में पछताने लगता है। वह सोचने लगता है कि ना मैं चोरी करता और ना ही मैं इस तरह से इस फूल भुलैया जंगल में फंसता। मुझे पैसे की लालच नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मुझे पैसे की लालच नहीं करनी चाहिए थी। ये पैसा, लालच, अरे जो मैं सोचा करता था लोगों के बारे में, आज मैं खुद ही उस जगह पे फंस गया हूँ। ये दुनिया जो एक बहुत ही बड़ा चूहेदान है, ये तमाम चीजें, धन दौलत जो एक लालच है, एक चारे की भांति है। कहीं ये पैसा मेरे लिए चारा तो नहीं? हाँ, अब मैं इस बड़े से चूहेदान में फंस गया हूँ। मेरी लालच मुझे इस दुनिया के चूहेदान में फंसा दिया है। अब मैं बच नहीं सकता। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ये सोच कि उसकी जिंदगी की अंतिम क्षण आ गई है, वो एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने सर को जमीन पर रखता है, अचानक उसको कुछ पीटने का साउंड सुनाई देता है। वो समझ जाता है कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। कि लोहा पीटने की आवाज थी। वो समझ जाता है कि आसपास जरूर कोई लोहे की कारखाना है। अब वो उठ जाता है और आवाज की डायरेक्शन में चल पड़ता है। कि रैमसो की आयरन मिल थी, जहां पर लोहे की वस्तुएं बनाई जाती थी। पैडलर भागते भागते उस आयरन मिल में पहुंच जाता है और फिर चुपके से अंदर घुस जाता है। वहां पे बैठे लोहार से वो कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे आज रात बिताने के लिए जगह दे दो। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। वहां पे काम कर रहे लोहार के लिए
ये कोई नई बात नहीं थी। लोग अक्सर उस जंगल में रास्ता भटकते थे और वहां पे पहुंचकर रात बिताते थे और सुबह चल पड़ते थे। यही सोचकर जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो उसे इजाजत दे देता है और पैडलर एक लोहे के टुकड़े को अपना तकिया बनाकर वहां लेट जाता है और अपने कैप से अपने चेहरे को ढक लेता है। उस आयरन मिल के मालिक अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफी पहचान बना चुका था। अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए वो अक्सर वहां पे आकर जांचता था कि उसका कार्य किस तरह से चल रहा है। अब जब पैडलर वहां पे सोया हुआ था, बिल्कुल इसी क्षण वो आयरन मास्टर भी पहुंच जाता है जांचने के लिए। वो देखता है कि एक आग की भट्टी के सामने एक व्यक्ति अपने चेहरे को अपने कैप में ढककर सोया हुआ है। वो उसके पास जाता है और पैडलर के चेहरे से उसके कैप को हटाता है और पैडलर झट से उठ जाता है। रात हो चुकी थी, अंधेरा काफी ज्यादा था और अंधेरे में आयरन मास्टर उस पैडलर को पहचानने में गलती कर बैठता है और ये समझता है कि ये पैडलर उसका दोस्त है, कैप्टन वॉन स्टेहल। फिर कहता है, भाई कैसी हालत हो गई है तुम्हारी, कैसे दिखने लगे हो तुम। ये सुनकर पैडलर सोच में पड़ जाता है। वो कभी भी आयरन मास्टर से मिला नहीं था और ना ही उसे कभी देखा था। वो सोचता है शायद कभी ये मुझे एक दो सिक्के उछाल कर दिए होंगे और तभी से मेरी जान पहचान है। तो कहता है, हाँ भगवान ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। भाई तुम्हें आर्मी की जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर मैं रहता तो शायद मैं ये होने नहीं देता। चलो जो भी हुआ, अब तुम अच्छे समय पे आई हो। कल क्रिसमस है और हम सोच ही रहे थे कि इस बार हमारे क्रिसमस के त्योहार में कोई मेहमान नहीं है। तुम जान ही रहे हो ना, एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है और मैं अपने बेटी के साथ एडला विल्मनसन के साथ रह रहा हूँ। अब जब तुम आ ही गए हो तो चलो क्रिसमस में तुम मेरे घर चलो। आर्मी का जॉब और मैं इसका दोस्त, दाल में कुछ काला है। ये मालिक मुझे इनवाइट क्यों कर रहा है क्रिसमस में। अगर मैं गया तो फंस जाऊंगा। किसी तरह से जान बचा के जंगल से यहाँ पहुंचे हैं। भाई अच्छा होगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। वहां जाने का मतलब फिर से मौत को दावत देने के बराबर है। ये सोचकर पैडलर इनकार कर देता है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही बुरा सोच रहे होगे क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा समय पार हुआ है और तुम ऐसा ना समझो कि हम बहुत ही बड़े हैं, तुम मेरे घर में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बस तुम क्रिसमस में हमारे पकवान को खत्म करने में हमारी मदद कर दो। चलो मेरे साथ चलो। भाई पैडलर, ये तुम्हें पक्का है कि फंसा देगा। इसकी बात माना तो तुम तो गए, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहीं रहो। ना मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बस मुझे रात बितानी है, कल सवेरे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आयरन मास्टर सोचता है इसके कपड़े काफी फटे हुए हैं और ये अपने आप में काफी शर्मिंदा है, इसी कारण से वो नहीं जाना चाह रहा है। वो हंसते हुए फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैडलर फिर उसी तरह से आयरन के टुकड़े को अपनी तकिया बनाकर आग की भट्टी के सामने रखता है और अपने चेहरे को अपनी कैप से ढककर सो जाता है, लेकिन इस बार अपनी एक आंख को खोल कर सोता है। बस कुछ ही देर के बाद वहां पे एक और गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं बल्कि आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन पहुंच जाती है। उसके साथ एक नौकर भी आता है और नौकर के हाथ में एक बड़ी सी कोट भी रहता है। वो सीधे उस पैडलर के पास पहुंचती है और उसके चेहरे से उसके कैप को हटाती है। जैसे ही उसके चेहरे से उसके कैप को हटाती है, उसे लगता है कि वो इसे पकड़ने आ गया है। वो छट से उठता है और कांपने लगता है। उसके चेहरे में पसीना आ जाता है। यह सब चीज को देखकर एडला विल्मनसन सोचने लगती है कि व्यक्ति इतना डरा हुआ क्यों है। या तो ये चोरी करके भागा है या फिर जेल से भागा है, वरना इतना डरता क्यों।
फिर वो उससे कहती है कि मेरे पापा मुझसे मिले और वो कहे कि एक दोस्त आया हुआ है मेरा, तुम जाओ उसे मना के लेते आओ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ आपको मनाने के लिए। मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत ही बुरा समय पार हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मैं तुम्हें ले जाऊंगी बिल्कुल उसी तरह से मैं वहाँ से आपको जाने की अनुमति भी दे दूंगी। बस आप हमारे साथ क्रिसमस के त्योहार में रहें। ये पैडलर सोचने लगता है, ये लड़की और इसके पापा दोनों ही भले इंसान हैं। क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए? हाँ, जरूर जाना चाहिए। फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस लड़की के साथ आया हुआ नौकर उसे झुककर कोट को देता है और वो कोट को पहन लेता है और अपने फटे पुराने कपड़े अपने बैग में ले लेता है। फिर उन लोगों की गाड़ी में बैठकर वो जाने लगता है। लेकिन जब वो रास्ते पर होता है तो उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि क्या मैं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को फंसाने के लिए ले जा रहा हूँ? क्या मेरा जाना सही है? पता नहीं मैं कहाँ फंसूंगा, मेरी मौत कैसी होनी है पता नहीं। ना मैं चोरी करता और ना ही इतना बुरा फंसता। पता नहीं ये लोग मुझे शेर के गुफे में डाल देंगे या पुलिस के हवाले कर देंगे। रात को पहुंचकर वो वहां सो जाता है। जब सवेरा होता है तब आयरन मास्टर और इसकी बेटी दोनों ही डिनर टेबल में भोजन लगा रहे होते हैं। आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन अपने पापा से पूछती है कि पापा, क्या वो आपका दोस्त है? किसी भी एंगल से वो लग ही नहीं रहा था कि वो आपका दोस्त भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं उससे मिली थी वो बहुत डरा हुआ था। तब आयरन मास्टर उसको भरोसा देता है। वो कहता है देखो, एक बार उसे सेविंग करके और नहा धोकर उसे आने दो, फिर देखना तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। बस इतना ही बोलना था कि दरवाजा खुलता है और वो चूहेदान विक्रेता अंदर आ जाता है। आयरन मास्टर के नौकर ने उसकी दाढ़ियों को, उसके बालों को काट दिया था। अब वो बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन आयरन मास्टर को उसको देखकर गुस्सा आने लगी थी, क्योंकि इस दिन के उजाले में वो पहचान गया था कि ये उसका दोस्त नहीं है। अब वो कहता है धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम मुझे धोखा दिए हो, तुम तो वो हो ही नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और इस धोखे की वजह से मैं तुम्हें जरूर पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम मुझे धोखा दिए हो। इतना सुनना था कि पैडलर समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। फिर वो अपने बचाव में कहता है, मालिक, मैं तो बस वहीं रुकने का इजाजत मांग रहा था आपसे, लेकिन ये तो आपकी जिद थी जो मुझे यहाँ पे ले आई है। खैर अभी तो कुछ बिगड़ा भी नहीं है, तो मैं अपने फटे पुराने पहनता हूँ और आप ये अपना कोट पकड़िए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तुम मुझे धोखा दिए हो और इस धोखे की वजह से तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। मैं अभी पुलिस को नंबर लगाता हूँ और तुम्हें जेल भिजवाता हूँ। भाई पैडलर, अब तो तुम सचमुच में गए, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। हाँ एक चीज। फिर वो आयरन मास्टर से कहता है, मालिक, मैं जानता हूँ कि मैं अपने लालच के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में फंस गया हूँ, जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन याद रखें, ये बड़े बड़े महल जैसे घर में जो आप रह रहे हैं ना, और ये चांदी की चम्मच और चांदी के प्याले से जो खाना खाते हैं ना आप लोग, ये कुछ भी नहीं है, बस ये मन की लालच है। धन दौलत ये कुछ भी नहीं, एक लालच है, और ये लालच आपको भी ऐसे ही स्थिति में पहुंचा देगी जहां आज मैं खड़ा हूं, और फिर आप पछताओगे। यह सुनकर आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है। वो कहता है, चलो तुम बात तो बहुत ही अच्छा कर लेते हो, इस क्रिसमस के त्योहार में मैं तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, लेकिन जितना जल्द हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। अब पैडलर अपने फटे पुराने कपड़े को पहनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन एडला विल्मनसन आगे बढ़ती है और पैडलर को रोक लेती है और वो अपने पापा से कहती है, क्या इसे यहाँ से इस तरह से भगा देना सही रहेगा? एक ऐसा व्यक्ति जिसका ना तो कोई घर है ना ही कोई परिवार, ये दिन रात भटकते रहता है।
इसे कभी भी परिवार की तरह महसूस नहीं हुआ है और ना ही कोई घर अपने घर जैसा। अगर हम इसे इस तरह से भगा दें तो इस पर क्या बीतेगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोगों ने क्रिसमस के त्योहार में खुद ही इनवाइट करके घर लाए हैं, क्या ये इसे इस तरह से हटाना ठीक रहेगा? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई जान पहचान भी नहीं, हम इसे जानते भी नहीं है। क्या पता ये एक चोर हो, तो कुछ भी हो, लेकिन हमें इसे इस तरह से भगाना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ क्रिसमस के त्योहार तक ये यहीं रुके, ठीक है? पर ध्यान रहे कहीं तुम्हें अपने इस जिद के लिए पछताना ना पड़े। अब एडा विल्मनसन उस पैडलर को खाने के लिए बिठा देती है। वो बैठ जाता है। अब उसके आगे भोजन परोस दिया जाता है। फिर क्या, वो व्यक्ति ऐसा खाता है जैसे मानो कई महीनों से वो भूखा हो, कई वर्षों से उसे भोजन मिला ही ना हो। फिर उसे सोने के लिए दिया जाता है। फिर वो ऐसा सोता है मानो कई जन्मों से सोया ना हो। वो खूब सोता है और खूब खाता है। शाम को क्रिसमस ट्री में लाइटिंग के लिए उसे उठाया जाता है। वो उठता जरूर है लेकिन फिर सो जाता है। फिर उसे दोबारा उठाया जाता है खाने के लिए। अब उसे अगले दिन जाना है। वो सबके पास जाता है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए उसको धन्यवाद करता है। लेकिन जैसे वो उस लड़की के पास जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे कैसे धन्यवाद करूं। एक ऐसी लड़की जो पता नहीं क्यों वो उसे बचाती है, उसको वहां रुकने का इजाजत भी देती है। आखिर क्यों? वो अपना चेहरे को झुका लेता है। तभी वो लड़की एडा विल्मनसन उसको कहती है कि देखो, ये जो कोट तुम पहने हो ना, ये कोट तुम समझो कि हमारी तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट क्रिसमस को तुम अगर आना चाहो तो तुम आ सकती हो, बस ध्यान रहे कोई गलत चीज ना करना। फिर सब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह को आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडा विल्मनसन दोनों चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन वहां आयरन मास्टर का दोस्त क्रॉप्टर मिल जाता है और उसे पता चलता है कि क्रॉप्टर के पैसे को कोई चूहेदान विक्रेता चोरी करके भाग गया है। वो सोच में पड़ जाता है कहीं ये चूहेदान विक्रेता वही तो नहीं जो हमारे घर में ठहरा हुआ है। पता नहीं, अब वो जा चुका होगा, सब कुछ चोरी करके जा चुका होगा। अपने ड्राइवर से कहता है जितना जल्द हो सके तुम पहुंचो, तुम घर चलो। और रास्ते पर वो अपनी बेटी को भी डांटते हुए जाता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसको वहां पे रुकने का इजाजत दिया हूँ। पता नहीं कितने चम्मच और कितने चांदी के प्याले वो चोरी करके भाग गया होगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है वो व्यक्ति कहाँ गया जो यहाँ पे रात को रुका हुआ था। वो एक चोर है जो 30 क्रोनर चुरा करके भागा है क्रॉफ्टर के यहाँ से। लेकिन नौकर कहता है वो तो चला गया, लेकिन हाँ, कुछ वो लेकर नहीं गया है, कुछ दे कर गया है। आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी बेटी एडा विल्मनसन के लिए। एडा विल्मनसन काफी खुश हो जाती है अपने गिफ्ट को देखकर। वो पैडलर उसे एक छोटा सा चूहेदान बनाकर गिफ्ट के रूप में दिया हुआ था और उस चूहेदान के अंदर वो 30 क्रोनर जिसको वो चोरी किया था क्रॉप्टर के घर से, उस 30 क्रोनर को भी चूहेदान के अंदर डाल दिया था। और वो कागज जिससे वो इस गिफ्ट को पैक किया हुआ था, वो कागज एक लेटर था जिसको वो अपने हाथों से लिखा था। जब एडा विल्मनसन उस पत्र को पढ़ती है तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगती है। उस पैडलर को लिखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो टेढ़े मेढ़े अक्षर से उस पत्र को लिखा था। वो लिखता है, आदरणीय मैम, चूंकि पूरे दिन भर आप मुझे एक कैप्टन की तरह इज्जत किए हो, मानो मैं ही आपके पापा का दोस्त कैप्टन वॉन स्टेयर हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूँ, एक कैप्टन की तरह। इस क्रिसमस के अवसर में मैं आपके यहाँ चोरी करके मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप इस पैसे को उस क्रॉप्टर को लौटा दें जिसका पैसे वाली बैग उसके घर के खिड़की के सामने
हम जैसे गरीबों के लिए एक चारे के भांति लटका हुआ था, जिसके लालच में आकर मैंने अपने आप को इस दुनिया के बड़े से चूहेदान में फंसा लिया था। और ये छोटी सी चूहेदान आप एक चूहे की तरफ से उपहार समझ के अपने पास रख लें। अगर आप मेरे साथ कैप्टन की तरह बर्ताव नहीं करते तो शायद मैं अपने आप को कभी सुधार नहीं पाता। धन्यवाद। और वो अपना साइन में अपना नाम ना लिखकर कैप्टन वॉन स्टेन का नाम लिखता है। इस तरह से एक चोर जो अपने जीवन को चोरी करके जीता था, वो अपने आप को सुधार लेता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।